नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि आपकी आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चाहे वो आपके द हिंदू में शामिल हो, चाहे वो आर्टिकल आपके इंडियन एक्सप्रेस में शामिल हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जिन पे हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है। तो बेसिकली आज हम 3 आर्टिकल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और ये आर्टिकल आपके आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आर्टिकल जो आपको मिलेगा वो होगा इंडियन एक्सप्रेस के पेज वर्ल्ड पर। ठीक है, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने क्या करा है, उसका आवेदन दिया, अप्लाई करा और रूस से उसके लिए मदद भी मांगी है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करेंगे, ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। दूसरा क्या है कि घोल मछली को गुजरात राज्य की एक जो राज्य मछली घोषित किया गया उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस के पेज 18 पर। विशेष श्रेणी राज्य से संबंधित मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे, द हिंदू के पेज नंबर 4 पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, वैसे तो ये तीनों आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में जो विशेष श्रेणी राज्य से संबंधित जो मुद्दे हैं वो मेंस के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। क्यों, इसका कारण हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो क्या न्यूज थी, क्या खबर है, या फिर क्या उसका एसेंस निकलता है, कहां कहां से हम उसको जोड़ सकते हैं, उसकी बात हम एंड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। सबसे पहले अगर किसी भी न्यूज को देखना है तो उसका आप संदर्भ तो समझें। अगर आपको संदर्भ समझ में आ गया, ठीक है, या कंटेक्स्ट समझ में आ गया, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि पाक अप्लाइज फॉर ब्रिक्स सीक रशिया सपोर्ट। तो पाकिस्तान ने क्या करा है, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और साथ ही में सपोर्ट की उम्मीद की है, किससे, रूस से। ठीक है, तो यहां पर जो ब्रिक्स नेशन है, जितने भी ब्रिक्स नेशन है, वो हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिक्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यूपीएससी ने सन 2014 में ब्रिक्स जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सही को पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 2009 में हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में शामिल हुआ था। तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था। तो इस लिहाज से हमें ब्रिक्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई इसमें नया देश शामिल हुआ है, जैसे यहां पर साउथ अफ्रीका की बात की है, दक्षिण अफ्रीका की बात की है, तो ये कब शामिल हुआ था ब्रिक्स में। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स की जो समिट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब कब उनका सम्मेलन होता है, और सम्मेलन हुआ है तो सम्मेलन में क्या कुछ खास उभर कर आया है, क्या कुछ खास न्यूज में आया है क्या। अगर ये भी हमें पता लग जाए तो आने वाली जो आपकी मुख्य प्रारंभिक परीक्षा है वहां से अगर सवाल बनेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ब्रिक्स के बारे में अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है कि अभी 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से देश हैं, चलिए इनकी बात करते हैं। तो ये आपके प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ठीक है भैया, आपको पता ही होगा कि भारत शामिल है। ठीक है, इसके अलावा चीन शामिल है, साउथ अफ्रीका, रशिया और ब्राजील। तो 5 देश ब्रिक्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया और ब्राजील। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से नेशन इसके पार्ट हैं। ठीक, इसके अलावा जो ब्रिक्स नेशन है, ठीक है, जितने भी 5 देशों का जो समूह है, अगर आप देखेंगे तो वो कंसीडर करता है ओवरऑल जो पॉपुलेशन है आपकी 42% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इन ब्रिक्स नेशन में रहती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ओवरऑल जीडीपी का, पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का 23% इन देशों के पास है, और भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 30% भौगोलिक क्षेत्र भी इसी में शामिल है। ठीक है,
इसके अलावा ब्रिक्स नेशन कहां कहां पर सहयोग करते हैं, जैसे स्वास्थ्य के केस में है, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, बिजनेस, तो ये कुछ इनके एरियाज हैं जहां जहां पर ये आपस में सहयोग करते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में और बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है, तो चलिए उनकी बात करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता लग गया कि ब्रिक्स में नेशन कौन कौन से हैं। तो ये जो ब्रिक है ना, जैसे ब्रिक्स, अब हम पूरा नाम क्या कहते हैं, इसको ब्रिक्स कहते हैं। देखिए अब हम बोलते हैं इसको ब्रिक्स। तो पहले स्टार्टिंग में ब्रिक ही हुआ करता था, साउथ अफ्रीका तो इसमें बाद में आया है। तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए, है ना, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए, जिम ओ नील, ठीक है, कौन हुए, जिम ओ नील, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ब्रिक नाम के शब्द को गढ़ा, ठीक है। और ये जो जितने भी ये चार के चार नेशन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल था, ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, ये अभी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज तो है ही, ठीक है। तो 2001 में क्या हुआ कि जिम ओनिल ने इस शब्द के बारे में ब्रिक शब्द को दिया, या फिर इसको गढ़ा शब्द को, और यहां पर जितनी भी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, स्पेशली दक्षिण एशिया, दक्षिण में जो देश शामिल हैं, उसमें ब्रिक शब्द को गढ़ा और बोला कि इनको एक संगठन बनाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। तो वहां पर क्या होता है कि जो विदेश मंत्री होते हैं, इन डिफरेंट नेशन के जो विदेश मंत्री हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, मिलके बैठते हैं और ब्रिक को एक क्या कर देते हैं, औपचारिक रूप दे देते हैं, ठीक है, औपचारिक रूप दे देते हैं, फॉर्मलाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 2009 में, अगर एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं तो 16 जून 2009 को एग्जैक्टली इसका पहला सम्मेलन होता है। और कहां पर होता है पहला सम्मेलन, रूस में। पहला सम्मेलन कहां होता है इसका, रूस में होता है 2009 में। फिर क्या हुआ, थोड़ा अगर आगे बढ़े तो 2010 में जो सेकंड समिट हुआ आपका, ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया। और फिर जब 2010 में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका, तो यह बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अब जब अफ्रीका बना ब्रिक्स का सदस्य है, तो सेकंड समिट था, और ऑफिशियली इसने थर्ड समिट को बेसिकली पहली बार उसको अटेंड किया था, ठीक है। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या ब्रिक्स की सदस्यता कभी भारत ने की है या नहीं की है। तो अभी तक भारत 3 बार ब्रिक्स नेशन, जो ब्रिक्स संगठन है, उसकी 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। कौन कौन सी अध्यक्षता कर चुका है, देखिए, एक तो 4th सम्मेलन की या 4th समिट की, एक 8th समिट की, एक 13th समिट की। 3 ऐसे समिट हैं जिनकी अध्यक्षता भारत कर चुका है। देखिए 4th समिट जो है आपका, वो हुआ था 2012 में, 8th समिट हुआ था आपका 2016 में, और 13th समिट हुआ था 2021 में। आई होप आपको याद रहेगा। कब कब करिए भारत ने अध्यक्षता, 3 बार करिए, एक 4th समिट करा, एक 8th समिट और 13th समिट 2021, मतलब 2021 इसका लास्ट था, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र हैं, अगर वो आपको पता लग जाए तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऑलरेडी शायद पूछा भी गया है। जैसे कौन कौन सी घोषणाएं ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है फोर्टालेजा घोषणा पत्र, ठीक है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहां पर ब्रिक्स नेशन ने एक बैंक बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 2022 में ये समिट हुआ कहां पर, बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में। तो बीजिंग घोषणा पत्र आया, और बीजिंग घोषणा पत्र में क्या बोला कि ब्रिक्स के अलावा अब जो गैर ब्रिक्स देश हैं,
उनको भी ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 2017 में ऑलरेडी चाइना एक कॉन्सेप्ट दे चुका था ब्रिक्स प्लस का। ठीक है, तो एक तरीके से वही हो गया कि बीजिंग घोषणा पत्र में क्या हुआ है कि ब्रिक्स के अलावा जो नेशन है, ब्रिक्स जो गैर ब्रिक्स नेशन है, उनको भी अभी संगठन में शामिल किया जाएगा। तो ये था ब्रिक्स के बारे में लगभग सारे पॉइंट आपके लिए, जहां पर प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है कि 2001 में जिमोनिल ने इसको दिया, इस वर्ड को दिया। 2006 में इसकी एक औपचारिक बैठक हुई जहां जो जितने भी विदेश मंत्री थे वो मिले और वहां पर इसको फॉर्मलाइज कर दिया। फिर उसके बाद 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन होता है रूस में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी संगठन में शामिल कर लिया जाता है और 2011 में औपचारिक रूप से पहला सम्मेलन अटेंड करता है दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद भारत ने इसकी अभी तक 3 बार अध्यक्षता की है, चौथा सम्मेलन, 8वां सम्मेलन और 13वां सम्मेलन। ठीक है, और इसके बाद इसके कुछ घोषणा पत्र, महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, जिसमें से बीजिंग घोषणा पत्र आपको पता होना चाहिए और फोर्टालेजा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स का जो बैंक है, ब्रिक्स संगठन ने एक बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके कभी कभी पूछ लेगा कि अक्सर समाचारों में दिखने वाली फोर्टालेजा जो आपकी घोषणा पत्र है, इनमें से किस संगठन से संबंधित है या किस बैंक से संबंधित है, इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप उसका आंसर सहज रूप से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पर हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं और हमेशा की तरह आपको उसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, पहला स्टेटमेंट। इस समूह के सभी सदस्य G20 समूह के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो एक एडिशन पॉइंट ये भी हो सकता है कि जितने भी सदस्य हैं ब्रिक्स संगठन के, वो सारे के सारे सदस्य आपके G20 के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अब इसकी सदस्यता अन्य विकासशील देशों के लिए भी खोल दी गई है। नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, इस समूह की प्रमुख पहलों में से एक है। तो निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? हमेशा की तरह जब भी कोई, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट पहले ये देखें कि क्वेश्चन में सत्य पूछा है क्या असत्य पूछा है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। ठीक है, तो सत्य पूछा है तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 और या सभी 4। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आई होप ब्रिक्स के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। दूसरा आर्टिकल घोल मछली से संबंधित है, घोल फिश से संबंधित है। तो घोल फिश को क्या गया, स्टेट फिश ऑफ गुजरात घोषित कर दिया गया। ठीक है, राज्य मछली बना दिया गया इसको। ठीक है, और घोल मछली को यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल में कि घोल इसके अलावा ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक एडिशन नाम और बताता हूं इसका, इसको कहते हैं सी गोल्ड। इसको और क्या कहते हैं, सी गोल्ड। तो 3 नाम आप नोट कर सकते हो कि घोल, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या फिर सी गोल्ड। ये तीनों जो मछली है एक ही है, लेकिन नाम इसके तीनों के अलग अलग हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, चलिए उसको देखते हैं। कब पूछा है, 2016 में पूछा है। कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो इस संदर्भ में फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी, है ना, मे बी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमें अपना काम करना है कि एटलीस्ट हमें यह जानकारी हो कि कौन सी ऐसी मछली है जिसको राज्य मछली घोषित किया गया है। तो आपको यहां स्टेट दे देगा या फिर यहां पे बता देगा राज्य के बारे में और यहां पे आपको मछली के बारे में बता देगा, या फिर घोल मछली की जो अगर आप बेसिक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, या फिर उसका आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें घोल मछली के बारे में सारी की सारी लगभग चीजें पता होनी चाहिए। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको यही है कि भैया घोल मछली को आपका कहां की मछली हो गई है भैया, गुजरात की राज्य मछली हो गई है।
ठीक, तो भाई ये समुद्री मछली एक, और वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोटोनीबिया डायकेंथस। ठीक है, तो कभी कभी जो साइंटिफिक नेम है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स के केस की मैं बात कर रहा हूं। इसका और नाम घोल मछली के अलावा ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और इसको सी गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, या सी गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहां कहां पाई जाती है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी ये पाई जाती है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक ये पाई जाती है। ठीक है, और स्पेशली भारत में जैसे गुजरात वाले इलाके में, महाराष्ट्र में, समुद्री इलाकों में भी ये पाई जाती है। अब मछली बहुत महंगी है ना, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। लगभग गुजरात में इसकी 1 किलोग्राम की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए किलो तक के बीच में है। ठीक है, तो ये थोड़ा इस पॉइंट को भी थोड़ा नोट करिएगा, क्योंकि मतलब ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस बिहाफ पर, इस इंपोर्टेंस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके कुछ अपने औषधीय गुण हैं। ठीक है, तो वाइन वगैरह के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक, तो ये रहा आपका घोल मछली के बारे में सारी की सारी चीजें। लेकिन एक चीज जो यहां पर इंक्लूड करनी अभी रह गई है वो है IUCN का स्टेटस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो नियर थ्रेटन कैटेगरी में, ठीक है, संकटापन है ना, नियर थ्रेटन कैटेगरी में, IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन कैटेगरी में ये शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बेसिस पर एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए बनाया गया है, जो कि 2023 का जो नया पैटर्न यूपीएससी लेके आया उसकी तर्ज पर ही बनाया गया है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, कौन सही पूछा है या गलत। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई सही क्वेश्चन पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित घोल मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह गुजरात की राज्य मछली है, यह गुजरात राज्य के तटीय इलाकों में स्थानिक रूप से पाई जाती है, और IUCN का जो इसका स्टेटस है ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है या फिर कम चिंतनीय है श्रेणी में ये सम्मिलित है। तो कौन से सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 3। तो आपकी जो घोल मछली की जितनी भी चीजें आपने इकट्ठी की है, जो भी फैक्ट्स आपने बनाए हैं, उसके बिहाफ पर क्या करना है, आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगले आर्टिकल जो अगले खबर है उसका संदर्भ हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो खबर क्या है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव रिजोल्यूशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट। तो बिहार जो है वो डिमांड कर रहा है केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मतलब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है बार बार। ठीक है, और ये मांग कोई नई नहीं है बिहार की, ये जो मांग है ये चल रही है सन 2007 से। ठीक है, और अभी आ गया 2023 आपका, अब ये मांग अभी भी जारी है। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें आप GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले जो सिलेबस है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जब न्यूज अगर हमने देख ली कि बिहार आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। ठीक है, क्यों ही डिमांड कर रहा है, किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की नीड क्या है। किसी भी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्यों है उस स्टेट को। स्पेशली इस केस में अगर हम बात करें तो बिहार राज्य को क्या आवश्यकता पड़ी है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं बिहार राज्य को इसका लाभ तो होगा, है ना, वरना बिना लाभ के कोई स्टेट क्या करेगा। दूसरा कि क्या इसका कुछ फॉर्मूला है, क्या कब पहले आया था, किनको पहले मिला है। एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अलावा एक स्पेशल स्टेटस भी होता है। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में और स्पेशल स्टेटस में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम समझेंगे स्पेशल स्टेटस के बारे में और फिर बाद में समझेंगे हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। ठीक है,
तो विशेष श्रेणी जो है दर्जे के बारे में बाद में पता करेंगे, पहले हम विशेष श्रेणी के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्पेशल स्टेटस जो है, जब भी किसी स्टेट को मिलता है तो उसको विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है, लेमैन की भाषा में, कि किसी भी राज्य को अगर आप स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस राज्य को विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। और ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाते, मतलब संविधान के तौर पर मिलते हैं, संवैधानिक तौर से मिलते हैं, जिसमें संविधान के, जिसमें जो पार्लियामेंट, आपकी जो संसद होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके स्पेशल स्टेटस देती है, और उसके लिए विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसा स्टेटस का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका एक उदाहरण था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्पेशल स्टेटस संविधान में एक अधिनियम के माध्यम से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत की बात कर रहा है। और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जब होता है किसी राज्य को, तो उसको विधायी और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, चलिए उसको उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 370 आपको याद तो होगा ही, अनुच्छेद 370। ठीक है, अब अनुच्छेद 370 जो है आपका एक स्पेशल स्टेटस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे भाई, स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था कि जितने भी भारत के अन्य जो राज्य हैं, उनमें जो सामान्यतः कानून लागू होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार रक्षा के मामले में, विदेश के मामले में, संचार के मामले में, ठीक है, इत्यादि अन्य मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती, बाकी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो ये क्या है, एक टाइप का स्पेशल स्टेटस ही तो था जो जम्मू कश्मीर को 370 के तहत मिला हुआ था। ठीक है, हालांकि अभी इसको रिवोक कर दिया गया। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जो स्पेशल स्टेटस है वो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत। इसके बाद संविधान में बेसिकली कोई प्रावधान तो संबंधित था नहीं, अमेंडमेंट करके ही बेसिकली किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371, अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक। इसमें क्या है कि राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक बचाव के लिए, राज्य की सांस्कृतिक बेसिक रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 से लेकर जे तक कुछ विशेष राज्यों का उपबंध किया गया है, जिसमें आपका जैसे महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात शामिल है, एक जैसे नागालैंड शामिल है। तो जैसे नागालैंड के केस की अगर हम बात करें, तो इसमें जैसे स्पेशल स्टेटस की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है कि कोई भी जो अधिनियम है नागालैंड का, वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड, मतलब संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा द्वारा ऐसा संकल्प विनिश्चय नहीं करती है। तो कि इन मानदंडों पर ये जो कानून है ये हमारे विरुद्ध नहीं है, तो उसके बाद वो रिजोल्यूशन पास करेगी और वो कानून वो नागालैंड के उस क्षेत्र में या नागालैंड में लागू हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्या है, स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, तो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है 371 से लेकर अनुच्छेद 371 जे तक। ठीक, तो ये आपको कैटेगराइजेशन हो गया कि आपको पता लग गया कि स्पेशल स्टेटस क्या है। हालांकि आर्टिकल में उसकी बात नहीं की गई है, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम व्यापक रूप से समझते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो आपको ये पता तो लग गया एटलीस्ट कि स्पेशल स्टेटस क्या है। तो अब इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं स्पेशल स्टेटस को। अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर, विशेष श्रेणी दर्जे पर। तो विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा है जो, उस पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है। जैसे आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहा था, उड़ीसा ने भी इसकी डिमांड करी, और अभी बिहार भी कर रहा है, और बिहार 2007 से कर रहा है। तो पहले तो मैं बता दूं कि संविधान में कोई भी प्रावधान विशेष श्रेणी राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में पॉइंट बन सकता है ना कि क्या संविधान में कुछ ऐसा शामिल है, तो संविधान में ऐसा कोई भी पक्ष शामिल नहीं है जो कि बात कर रहा हो विशेष श्रेणी के राज्य की। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये विशेष श्रेणी का जो दर्जा है वो होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। किनकी सिफारिशों के आधार पर आपको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है, किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा
विशेष श्रेणी का दर्जा ऐसा थोड़ी है कि भारत में सारे राज्यों को मिल जाएगा, कुछ विशेष राज्यों को ही मिलेगा। अब जब कुछ विशेष राज्यों को मिलेगा तो उसके कुछ मापदंड होंगे, उसके कुछ पैरामीटर होंगे, कुछ क्राइटेरियाज होंगे, वो आपको क्राइटेरियाज पता होने चाहिए। किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो उसका कुछ प्रॉफिट होता होगा उनको, तो प्रॉफिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ समस्याएं भी होंगी, है ना, कि भाई अगर सारे के सारे राज्य मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगने लग जाए तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो वहां पर जन्म लेंगे, तो उनकी भी हम बात करेंगे, और आगे की राह क्या होनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो विशेष श्रेणी जो राज्य है, अगर किसी को दर्जा मिलता है तो बेसिकली उन राज्यों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए यह दिया जाता है जो कि वहां की सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक रूप से पिछड़ेपन के कारण किसी राज्य को यह मिलता है। ठीक है, तो विशेष श्रेणी का जो दर्जा है उन राज्यों में विकास की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। उसका एक वर्गीकरण है बेसिकली, जो कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को मिलता है। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण है वो 5वें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, 5th फाइनेंस कमीशन ने की सिफारिशों पर किया गया था। कब किया गया? 1969 में। ठीक है, अब इसके कुछ मानदंड भी होंगे कि किस मापदंड या किस मानदंड के आधार पर, किन पैरामीटर्स के आधार पर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जा सकता है। तो देखिए, एक तो वो दुर्गम इलाके वाला पर्वतीय भूभाग हो। ठीक है, आपको इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट मांग रहा है तो उसके गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर कौन से ऐसे मापदंड हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पर्वतीय भूभाग होना चाहिए, राज्य खास क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा होना चाहिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम होना चाहिए, राज्य में आधारभूत ढांचे का अभाव होना चाहिए, राज्य में जनजातीय आबादी की बहुलता होनी चाहिए और आबादी घनत्व भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसके अलावा राज्य का पिछड़ापन, राज्य की भौगोलिक स्थिति और उसकी सामाजिक समस्याएं भी इसका आधार बन सकती है। तो गाडगिल फॉर्मूले के अनुसार कुछ मापदंड हैं जिनके आधार पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है, वो ये मापदंड है। आप एक बार इनको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सके। ठीक है, इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये विशेष राज्य का दर्जा देता कौन है। तो आज नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, तो उस वक्त राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य थे जिनको सबसे पहली बार क्या मिला? आपका विशेष राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, या विशेष श्रेणी का दर्जा मिला। ठीक, कब, कौन दिया? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब नीति आयोग के अनुसार 11 ऐसे राज्य थे जिनको अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और सबसे आखिर में उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहां से कहानी समझ में आएगी किस चीज की, कि कोई भी राज्य क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पीछे पड़ा हुआ रहता है कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें चाहिए, बिहार कह रहा है, उड़ीसा कह रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए थे तो कुछ समय के लिए उन्हें क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने डिमांड करी तो उन्होंने मना कर दिया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। ठीक है, फाइनेंस जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका तो साफ साफ स्टेटमेंट भी आया कि अब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। खैर आगे लाभ क्या है? देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंटर सेक्टर की स्कीम है, यानी कि केंद्र वहां पर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसे की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार को करनी होती है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तो ये रेशियो पहुंच जाता है
90 और 10, मतलब 90% वहां पर केंद्र सरकार पैसा अपना लगाएगा और 10% व्यवस्था किसको करनी होगी? राज्य सरकार को। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। और ये भी जो पैसा है आप कर्जे के रूप में कहां से ले सकते हो, और साथ ही में जो कर्जे पे पैसा मिलेगा वो भी ब्याज मुक्त मिलेगा। तो ये अलग से एक लाभ हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा लाभ ये है कि जो खर्च हुआ, जो पैसा खर्च नहीं किया गया जो धन है वो लैप्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मल केस में जो नॉर्मल जैसे राज्य हैं जिनको इस दर्जा नहीं मिला है विशेष श्रेणी का, तो अगर उनको कुछ पैसा अलॉट हुआ है और उन्होंने वो खर्च नहीं किया है तो नॉर्मली वापस कहां चला जाता है? फिर से केंद्र सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जिन राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है, मान लीजिए 100 रुपए थे और 100 रुपए उन्होंने खर्च नहीं किए, तो वो क्या हो जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, मतलब लैप्स नहीं होता है पैसा, फिर आगे उन्हें मिल जाता है। तो ये भी एक लाभ हो गया। दूसरा, कोई भी जो राज्य है जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है, उत्पाद शुल्क में, सीमा शुल्क में, आयकर में और कॉर्पोरेट जो कर है, ठीक है, उसमें उसे महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां वहां पर लगेंगी, वहां के राज्य के जितने भी लोग हैं उन पर बर्डन कम आएगा टैक्स का। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर लगेंगी, कम टैक्स देंगे तो डेवलपमेंट एरिया का ज्यादा हो जाएगा। तो ये जब सारी रियायतें मिलती हैं तो ये एक लाभ हो गया विशेष श्रेणी के दर्जे का। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों बिहार या कोई और राज्य विशेष राज्य के दर्जे की श्रेणी में आना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकते हैं कि केंद्रीय निधि प्राप्त करने में प्राथमिकता, जो भी सेंट्रल जो फंड होता है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है इन राज्यों को। इसके अलावा ऋण राहत योजना में इनको लाभ मिलता है, और केंद्रीय जो बजट है कि नियोजित व्यय का जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है उसका 30% विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है। तो ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा लाभ के चक्कर में ये सारी की सारी कहानियां हो रही हैं, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश हो गया, चाहे उड़ीसा हो गया, चाहे बिहार हो गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ समस्याएं भी होंगी राज्यों की, है ना। ऐसे में कुछ समस्याएं भी होंगी, क्योंकि अब देखो नॉर्मली अगर आप सोचोगे जैसे बिहार ने डिमांड करी, उड़ीसा ने डिमांड करी, अगर आंध्र प्रदेश ने डिमांड करी, तो आपके मन में कुछ समस्याएं भी, मतलब ऐसा लग रहा होगा ना कुछ इश्यूज तो होंगे ही। अगर केंद्र मना कर देता है कि भाई आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे, तो कुछ समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली तो ये कि भैया अगर बिहार मांग रहा है तो उड़ीसा मांग रहा है ऑलरेडी, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, तो किस किस को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दें? तो अनेक राज्यों की मांग है, किस किस की मांग पूरी करें? दूसरा, भाई अगर सभी जितने भी राज्य हैं अगर वो मांगने सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में दर्जा मांगने लग जाएं, तो इससे क्या होगा? 90-10 के रेशियो के चक्कर में सारी चीजें हो रही हैं, ज्यादा लाभ मिल रहा है राज्यों को। अब ज्यादा लाभ मिलेगा तो इसका भार किस पर जाएगा? केंद्र सरकार पर। तो केंद्र सरकार के वित्त पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 90-10 का रेशियो है। उसके अलावा आप जो पैसा देते हो वो आपको लोन फ्री मिल जाता है, साथ ही में इसके अलावा जो है आपको टैक्सेस में छूट मिलती है। तो इसका नुकसान किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा, या केंद्र सरकार के कर पर होगा। केंद्र और राज्य के संबंध में बाधा भी इससे उत्पन्न हो सकती है। सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, केंद्र और राज्य के जो संबंध है, उसमें कड़वाहट आ सकती है। और ये जो चीजें हैं ये हमारे संघवाद के लिए कोई अच्छा थोड़ी है, हमारे फेडरलिज्म के लिए अच्छा थोड़ी है, ठीक है। एक स्टेट ने मांगा, दूसरे स्टेट ने मांगा, तीसरे स्टेट ने मांगा, एक स्टेट के लिए हाँ बोल दिया, दो स्टेट के लिए हाँ नहीं बोला, तो क्या होंगे? केंद्र सरकार के वो विरुद्ध खड़े होंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे। बहुत सार्वजनिक व्यवस्था में शायद जो सार्वजनिक व्यवस्था है शायद वो गड़बड़ा सकती है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि जब पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश ने डिमांड करी थी तो उसके जो संचालन है उसमें उन्होंने काफी बाधा उत्पन्न की थी। तो केंद्र और राज्य के संबंध में काफी बाधा होती है और इससे संघवाद जो है हमारा वो भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में क्या हो आगे की राह? तो एक 14 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, 14वां वित्त आयोग, उसने साफ साफ बोल दिया कि अब पूरे तरीके से सीज कर दिया जाए, मतलब किसी को भी कोई विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिलेगा, है ना। और ना ही जो पहले राज्य थे विशेष श्रेणी के दर्जे में आते थे वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि
क्योंकि जो भी केंद्र पे जो कर आता था उसमें बंटवारे का जो हिस्सा था पहले 32% था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 42%। ठीक है, अभी 15 फाइनेंस कमीशन है तो उसमें कितना 41%, 1% किसी और किसी मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अलग से जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए रखा गया, रिजर्व है। तो भैया जब 32 से 42% कर दिया गया है ऑलरेडी, तो भैया आपके पास जो पैसा है वो ज्यादा होगा पहले से अवेलेबल। और ये कहानी 10% से शुरू होती है ना, 10 से 32, 32 से 42। तो आपके पास जब ऑलरेडी हम पहले से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो आप अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, अपने जरूरतों के अनुसार, जहां आपको विकास करना है, जिन स्कीम्स को आपको लागू करना है, जिस समाज का आपको वेलफेयर क्या करना है, सुनिश्चित करना है, तो आप वहां पर उस पैसे को लगाइए। हम ऑलरेडी आपको पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहां पर खत्म है अभी आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मामला। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जितने भी जो राज्य हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब ऑलरेडी 14th फाइनेंस कमीशन में बोल दिया गया है, आपको ऑलरेडी इतना पैसा मिल रहा है, तो राज्यों को समझना चाहिए कि केंद्र सरकार के वित्त पर भी भार आएगा। तो इनको ये समझना चाहिए कि राज्यों को ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए इस पे लेके, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के अलावा, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अलावा इन राज्यों को विशेष सहायता दी जा सकती है। जैसे आप कहते हैं कि हाँ भाई, मान लीजिए मैंने बिहार में बोला कि हाँ भाई बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा पोवर्टी है, हमने माना जो साक्षर स्तर है आपका या जो शिक्षा का स्तर है वो इतना बेहतर नहीं है वहां पर, ठीक है, इंफ्रा जो है इतना बेहतर नहीं है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको विशेष जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करें। हम उसकी जगह आपको विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं ताकि आप इन सारी चीजों से उबर पाए। जैसे आंध्र प्रदेश को की थी, आंध्र प्रदेश ने डिमांड करी कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मना कर दिया उस पर, लेकिन उनको विशेष सहायता दी गई। ठीक है, तो ऐसे ही बिहार को भी हम क्या कर सकते हैं, विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको विशेष जो स्पेशल स्टेटस है और स्पेशल स्टेटस कैटेगरी है, इन दोनों में डिफरेंस और पूरे व्यापक तरीके से कि क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, या फिर क्या इसके अलावा कि कौन इसको प्रोवाइड कराता है, सबसे पहले किसको मिला था और आगे की राह क्या होगी, और 14th फाइनेंस कमीशन की क्या इस पे सुझाव थे। ठीक है, और हालांकि इस पर अभी तक मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।